हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट में 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चन और उसके आधार पर आधारित आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, जिनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन बी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या ऑप्शन डी अधिकार संरक्षण अभिविन्यास। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के तृतीय चरण से संबंधित है, तीसरे चरण से संबंधित है। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में कुल 6 चरण दिए थे, कुल 6 चरण दिए थे और 3 स्तर बताए थे। 3 स्तर बताए थे, जिन्हें 6 चरणों में कोलबर्ग ने विभाजित किया था। प्रत्येक स्तर में 2 चरण थे। प्रत्येक स्तर में 2 चरण बताए हैं। 3 स्तर, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण, अर्थात कुल 6 चरण बताए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के प्रथम चरण से संबंधित है, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल का पहला चरण दंड और आज्ञाकारिता है, जिसमें बच्चा सजा से बचने के लिए नियम मानता है। देखते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर और चरण के बारे में। इन्होंने कुल 3 स्तर दिए। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है परंपरागत स्तर कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इन्हें प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में विभाजित किया है। चलिए देखते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल, यह स्तर लगभग 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है, जहां नैतिकता बाहरी नियमों और दंड से तय होती है। इसका पहला चरण है आज्ञाकारिता और सजा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें व्यक्ति या बच्चा केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, अर्थात इसमें कोई भी बच्चा हो, वह सजा से बचने के लिए केवल नियमों को पालन करता है, बाद बाकी वह नियमों की अवहेलना करने की कोशिश करता है। यदि किसी बच्चे को सजा सजा का डर होता है, तो वह नियमों का पालन करने लगता है। इसीलिए इसे आज्ञाकारिता और सजा का चरण बताया है। दूसरा चरण है आत्मरुचि और पुरस्कार, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे को तैसा का भाव होता है इस अवस्था में। व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसका अपना फायदा हो या बदले में उसे कोई पुरस्कार मिले। इसमें बालक जैसे को तैसा का भाव की अभिव्यक्ति होती है बालक में। व्यक्ति वही काम करता है जिसमें बालक का फायदा होता है। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर किशोरों और वयस्कों में आम है, जहां वे समाज की अपेक्षाओं और मानदंडों के अनुसार चलते हैं। इसका तीसरा चरण है पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पाने और संबंध बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा या बच्ची अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के होने का आभास होता है बच्चे को, मतलब वो अपने आप में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तीसरा चरण, चतुर्थ चरण है सामाजिक व्यवस्था और कानून, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इसमें नियमों और कानूनों का पालन करना सबसे सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि वे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं। पांचवा स्तर है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत चरण। इसमें
इस स्तर में कुछ ही वयस्कों तक सीमित होता है, जहां व्यक्ति व्यक्तिगत और सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर तर्क करता है। पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें व्यक्ति यह समझता है कि नियम समाज के भले के लिए होते हैं, समाज के भले के लिए होते हैं, लेकिन यदि कोई नियम मानवाधिकारों का हनन करता है, तो उसे बदला जाना चाहिए। अंतिम चरण है छठा चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के आंतरिक विवेक और न्याय सार्वभौमिक सिद्धांतों जैसे समानता, न्याय और मानव गरिमा द्वारा निर्देशित होता है। इसमें कोलबर्ग ने कुल 3 स्तर दिए। पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। सभी स्तरों को 2-2 चरणों में विभाजित किया है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने चरण दिए थे? लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण दिए थे? कितने स्तर बताए थे? नेक्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को समझना, ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षित करना, ऑप्शन सी बच्चों का मार्गदर्शन करना, या ऑप्शन डी बच्चों को सही दिशा में ले जाना। ऑप्शन ए बच्चों को समझना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों को समझना नहीं होता है, बल्कि बालक का विकास किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षित करना, यह भी इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों का मार्गदर्शन करना। बाल विकास में बच्चों का मार्गदर्शन तो किया जाता है, परंतु बालक का विकास किस प्रकार होता है और किस प्रकार बालक को क्या बनाना है, यह बाल विकास में इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी बच्चों को सही दिशा में ले जाना। सही कथन है ऑप्शन डी। बच्चों को सही दिशा में ले जाना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। उसमें बालक के विकास का भी अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। शिक्षा शास्त्र पेडागोजी वह शैक्षणिक दृष्टिकोण और रणनीति है जिसका उद्देश्य बच्चे को सही दिशा में नेतृत्व करना और उसके सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। नेक्स्ट है अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अधिगम में निरंतर उन्नति, ऑप्शन बी अधिगम में अवरोध, ऑप्शन सी अधिगम में रचनात्मकता, या ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव न होना। अधिगम का पठार, देखिए पठार का अर्थ है किसी भी कार्य में रुकावट, अर्थात पठार पानी को भी रोक सकते हैं, वायु को भी रोक सकते हैं। इसीलिए अधिगम का पठार से तात्पर्य है कि किसी भी बालक की सीखने में कहां पर रुकावट आती है, इससे अधिगम का पठार कहा जाता है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए अधिगम में निरंतर उन्नति, यह असत्य है। इसमें अधिगम के पठार में निरंतर उन्नति नहीं होती है, यह कथन गलत हो जाएगा। अधिगम में अवरोध, अर्थात यह भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉरी यह सही है। अधिगम का पठार का अर्थ है अधिगम में अवरोध, अर्थात अधिगम में रुकावट। ऑप्शन सी अधिगम में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, यह भी असत्य है। ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव ना होना, यह भी असत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी अधिगम में अवरोध। बात करते हैं अधिगम के पठार की। अधिगम का पठार जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति रुक जाती है और ग्राफ एक सीधी रेखा में चलने लगता है, तो इसे अधिगम का पठार कहते हैं, जो थकान या अभिप्रेरण की कमी के कारण होता है। चलिए देखते हैं अधिगम का पठार, लर्निंग प्लेटू। अधिगम का पठार सीखने की प्रक्रिया में आने वाला वह ठहराव है जब अभ्यास और प्रशिक्षण के बावजूद सीखने की गति में कोई सुधार या प्रगति नहीं होती है। अधिगम के पठार में जब अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा किसी बालक को अधिगम कराया जाता है, तो उसकी स्थिति में कोई भी सुधार या प्रगति नहीं होती है। यह समतल अवस्था होती है जिसमें कुछ समय के लिए अधिगम को रोक देती है। अधिगम के पठार के प्रकार की बात करें, टाइप बेस्ड ऑन कर्व्स, यह भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। अधिगम के पठार कितने प्रकार के होते हैं और किस अधिगम के पठार के किस प्रकार में
क्या होता है? अधिगम वक्रों के आधार पर पठार की स्थिति व वक्र इस प्रकार है, जिसमें से पहला है समतल या मिश्रित वक्र। यह पहला प्रकार है अधिगम का। इसमें सीखने की शुरुआत कभी तेज तो कभी धीमी होती है। इस एक समय के बाद उन्नति रुक जाती है और पठार बन जाता है, जिसके बाद फिर से सुधार हो सकता है। मिश्रित वक्र, इसमें बालक कभी तेज गति से सीखता है, कभी वह धीमी गति से सीखता है। इस प्रकार कम या ज्यादा गति से सीखने की प्रक्रिया को ही समतल या मिश्र वक्र कहा गया है। एक अवस्था आती है जब समतल की हो जाती है अवस्था, और कभी अधिगम की गति बढ़ जाती है तो कभी अधिगम की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र, कन्वेक्स कर्व। इसमें शुरुआत में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन समय के साथ गति धीमी होने लगती है और अंत में प्रगति रुक जाती है। इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है। अधिगम का पठार यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम 2 प्रकार डिस्कस कर चुके हैं, जिसका दूसरा प्रकार था उन्नतोदर वक्र और तीसरा प्रकार है नतोदर वक्र, कनकेव कर्व। नतोदर वक्र में इसकी शुरुआत धीमी होती है, लेकिन बाद में सीखने में तेजी आती है और पठार यदि हो तो भी उसके बावजूद तेजी से प्रगति होती है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पठार बनने के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं? चलिए चर्चा करते हैं। सीखने के दौरान पठार आने के पीछे शारीरिक, मानसिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सीखने के दौरान किस प्रकार के पठार और किस कमी के कारण बन सकते हैं? इसमें से आपको याद रखना है शारीरिक, मानसिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं। शारीरिक शारीरिक से अर्थ है कि शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है, उस वजह से बालक का अधिगम को प्रभावित कर सकता है। मानसिक, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है। और तकनीकी तौर पर अधिगम में तकनीकी का प्रयोग करके अधिगम को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक थकान या बीमारी, लगातार अभ्यास से शारीरिक या मानसिक रूप से थक जाने पर सीखने की क्षमता कम हो जाती है। प्रेरणा की बात करें, प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन की कमी, सीखने वाले की रुचि खत्म हो जाने या उचित प्रोत्साहन न मिलने पर प्रगति रुक जाती है। नेक्स्ट है कठिन विषय वस्तु का होना। जब ज्ञान का स्तर अधिक जटिल हो जाता है तो उसे समझने में समय लगता है। बालक की उम्र के अनुसार और उसके रुचि के अनुसार ही अध्यापक को उसके सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे कि जब बच्चा ज्ञान का स्तर जटिल हो जाता है तो उसे समझने में समय लगता है। नेक्स्ट है गलत शिक्षण विधियों का प्रयोग। यदि पढ़ाने का तरीका सही नहीं है तो शिक्षार्थी आगे नहीं सीख पाता है। यह तकनीकी कारणों के अंतर्गत आता है। गलत शिक्षण विधियां, पुरानी आदत का प्रभाव, पुरानी आदतों के कारण नई तकनीकों को सीखने में रुकावट आ जाती है। पठार को दूर करने के उपाय, पठार को निम्न उपायों से दूर किया जा सकता है, जैसे छात्रों को उचित प्रेरणा और प्रोत्साहन देना। यह पेडागोजी के सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पठार को दूर करने के उपाय, यह भी पेडागोजिकल फैक्चुअल के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पठार को दूर करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं। जिनमें से नेक्स्ट है सीखने के सत्र के बीच में विश्राम, रेस्ट देना चाहिए। बालकों की क्लास को अधिक लंबा न रखकर छोटे-छोटे पार्ट्स में विभाजित करना चाहिए, जिससे कि बालकों को थकावट महसूस ना हो और साथ ही वह उचित प्रोत्साहन और प्रेरणा के साथ में अध्ययन को आगे ले जा सके। शिक्षण विधि में बदलाव और रोचकता लानी चाहिए। बालकों को एक ही शिक्षण विधि या बार-बार वही शिक्षण विधि से नहीं सिखाना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए और रोचकता भरा होना चाहिए वह बदलाव। नेक्स्ट है कार्य को छोटे-छोटे और सरल भागों में विभाजित करना। किसी भी अध्यापक को कोई भी कार्य या अधिगम सिखाने के लिए बच्चों को बच्चों को अपनी कार्यशैली में अध्याय को छोटे-छोटे सरल भागों में विभाजित करके बच्चों को रोचकता के साथ में, प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ में समझाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया का क्रम होता है। विकास की प्रक्रिया का
क्रम कौन सा होता है निम्न में से? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी अनिश्चित से निश्चित की ओर, या ऑप्शन डी सामान्य और विशिष्ट दोनों। बालक के विकास की प्रक्रिया का क्रम सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है, जब बालक पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, जैसे पूरे हाथ को हिलाना, यह एक सामान्य क्रिया है। परंतु बाद में बालक जब उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है, तो उसे विशिष्ट क्रियाएं कहते हैं। इसीलिए बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, या ऑप्शन डी अंतः क्रिया का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक जारी रहता है। इसीलिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास निरंतर चलता रहता है। विकास निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू होकर जीवन भर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। गर्भावस्था से वृद्धावस्था या मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक सक्रिय रहती, जारी रहती है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में कितने मुख्य नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 5 गौड़ नियम दिए थे, 5 गौड़ नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम दिए थे, जिनमें से है पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे अपने सिद्धांत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नियम दिए थे। चलिए देखते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौड़ नियम में से कौन नहीं है? जिनमें से आपको कोई से भी 3 नियम दे सकता है और चौथा नियम जो नहीं दिया है वह पूछा जा सकता है। ये भी आपको याद रखने हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किस पर केंद्रित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया पर। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु अधिगम प्रक्रिया है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि बालक कैसे सीखता है और उसे कैसे सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त विचारों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं? जीन पियाजे ने के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त विचारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं? अमूर्त विचारों से तात्पर्य है जो बच्चों के सामने वस्तुएं मौजूद ना हो, उनके बारे में भी अमूर्त रूप से सोचना। सही आंसर है ऑप्शन
डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें चौथी अवस्था में अमूर्त विचारों का बालक प्रयोग करने लगता है, अमूर्त रूप से सोचना शुरू करता है, तार्किक रूप से। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 11 से 15 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर तर्क करना और परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस बनाना शुरू करते हैं। चलिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी थी। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यह बताता है कि बच्चे का दिमाग और सोचने की क्षमता उम्र के साथ कैसे विकसित होती है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया को समझने के लिए सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रमुख सीखने के बिंदुओं की बात करें, यह भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कीमा स्कीमा क्या है? स्कीमा दिमाग में सूचनाओं या अनुभवों का एक पैटर्न होता है या ढांचा होता है। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन एसिमिलेशन अपनी पुरानी बालक अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना। इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। बालक को जो भी ज्ञान होता है, जो बालक के दिमाग में सेव है या बालक ने कभी उस ज्ञान को ग्रहण किया है, उसके साथ नई जानकारी को जोड़ना, यह आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। समायोजन, अकोमोडेशन अकोमोडेशन में नई परिस्थिति के अनुसार अपने पुराने स्कीमा या सोच में बदलाव करना। बालक को नई परिस्थिति आने पर अपने पुराने स्कीमा या सोच में जो भी बालक ने अब तक ग्रहण किया है, उसके आधार पर उसमें बदलाव करना, नई परिस्थिति के अनुसार, इसे समायोजन कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, 4 चरण बताए हैं। 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों, आंख, नाक और कान और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। इस दौरान वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित होती है, बालक में समझ आ जाती है। यानी बच्चा समझने लगता है कि चीजें आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती हैं। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि वस्तु का स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, इसमें किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित होती है बालक में, यह भी आपको याद रखना है। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बालक के सामने वस्तु का स्थायित्व का, ऑब्जेक्ट पर परमानेंस की समझ विकसित हो जाती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स का इस्तेमाल करता है और भाषा सीखता है। इसमें बच्चा अहमवादी, ईगोसेंट्रिक, हर चीज को अपने नजरिए से देखना होता है बच्चे को। इसमें अहमवादी, ईगोसेंट्रिक होता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह 7 से 11 वर्ष तक है। इसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, लेकिन केवल ठोस या सामने देखने वाली चीजों पर ही वह चीजों की लंबाई, वजन और मात्रा, कंजर्वेशन को समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का तात्पर्य है कि इस अवस्था में बालक तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। जो बालक के सामने केवल ठोस वस्तुएं या जो सामने दिखने वाली वस्तुएं मौजूद होती हैं, उन्हीं वस्तुओं की लंबाई, वजन और मात्रा को समझने लगता है। इसमें 7 से 11 वर्ष तक की उम्र में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह गुण बालक में विकसित होता है। चौथी अवस्था है अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 12 वर्ष या उसके बाद की अवस्था है। इसमें बालक वयस्क होने पर
वयस्क होने तक इसमें अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चिंतन, कल्पना और समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 140 से ऊपर या 140 से अधिक। टर्मन के अनुसार टर्मन के बुद्धि लब्धि वर्गीकरण के अनुसार 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है। चलिए देखते हैं टर्मन ने बुद्धि का लब्धि का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण 140 या उससे अधिक को टर्मन ने प्रतिभाशाली जीनस की श्रेणी में रखा है। 120 से 140 तक अति श्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि वेरी सुपीरियर की श्रेणी में रखा है। 110 से 120 आईक्यू की रेंज की बात करें, इसे श्रेष्ठ सुपीरियर कहा गया है। 90 से 110 यह सामान्य औसत बुद्धि लब्धि है। 80 से 90 की बात करें, यह मंद डल या बिलो एवरेज है। 70 से 80 की बात करें, यह सीमावर्ती बॉर्डर लाइन है। 70 से कम इसमें मानसिक मंदता या जड़ बुद्धि कहा गया है, फीबल माइंडेड या मेंटली डिफेक्टिव। नेक्स्ट है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी संवेगात्मक विकास या ऑप्शन डी अनुकरण। यह प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिविटी अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, जिसमें किसी समस्या के लिए कई संभावित समाधान खोजे जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए एक समान नियम बनाने चाहिए। ऑप्शन बी बच्चों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए। सी केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए या ऑप्शन डी बच्चों को सीखने के मौके नहीं देने चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से तात्पर्य है कि सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई सुपीरियर होता है, कोई एवरेज होता है, कोई डल बुद्धि आईक्यू का होता है। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को शिक्षण में रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी सभी बच्चों के लिए समान नियम बनाने चाहिए। यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई औसत बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली आईक्यू का होता है, बुद्धि लब्धि का होता है। इसलिए समान नियम बच्चों पर लागू नहीं किए जा सकते। केवल मेधावी छात्रों पर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी असत्य है। बच्चों के सीखने के मौके नहीं देने चाहिए, यह भी गलत है। बच्चों को ही शिक्षण कराया जाता है, अधिगम कराया जाता है और बच्चों को ही मौके ना देना यह उपयुक्त आंसर नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम कहता है कि हर बच्चा अद्वितीय होता है, अतः शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा मोटिवेशन का चक्र समाप्त होता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का चक्र किस चरण के साथ ही समाप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्य की प्राप्ति से। अभिप्रेरणा चक्र के क्रम की बात करें, इसमें पहला चरण है आवश्यकता, दूसरा है प्ररोध या चालक, तीसरा है प्रोत्साहन और अंतिम है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही यह चक्र पूरा हो जाता है। अप्रेरणा मोटिवेशन की बात करें, अप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की अप्रेरणा होती है। यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य मानसिक शक्ति है प्रेरणा जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर काम करने, ऊर्जावान बने रहने
और कठिनाइयों में भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, प्रेरणा उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें व्यक्ति के भीतर दिलो दिमाग से उत्पन्न होती है। इसमें किसी बाहरी इनाम या दबाव की जरूरत नहीं होती है। यह व्यक्ति के आंतरिक रूप से विकसित होती है, बल्कि काम करने में मिलने वाली खुशी और संतुष्टि ही मुख्य चालक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा का। उदाहरण देखते हैं, अपनी पसंद का संगीत सुनना या केवल सीखने के लिए कोई किताब पढ़ना, यह आंतरिक प्रेरणा है। वह प्रेरणा की बात करें, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह बाहरी कारकों जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, पैसा या दंड से प्रेरित होती है। बालक कोई कार्य करता है पुरस्कार पाने के लिए या प्रशंसा पाने के लिए या पैसे के लिए, या उसे पता है कि यह कार्य करने से हमें दंड दिया जाएगा। यह वह प्रेरणा है। यह बाहर उसे इसमें बालक प्रेरित होता है। उदाहरण, परीक्षा में टॉप करने का इनाम पाना, यह बाहरी प्रेरणा है। वेतन के लिए ओवर टाइम काम करना, यह भी बाहरी अभिप्रेरणा है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा के तीन मुख्य घटक होते हैं: सक्रियता, एक्टिवेशन, दृढ़ता, परसिस्टेंस और तीव्रता, इंटेंसिटी। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का पूर्ण रूप क्या है? ये हमने प्रश्न में ही बता दिया। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, सही आंसर है ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है उस अंतर से है जो बच्चा अकेले कोई कार्य करने और किसी की सहायता, मदद, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, से करने के बीच में महसूस करता है। अर्थात जेडपीडी का अर्थ है कि बच्चा जो कार्य स्वयं स्वयं कर सकता है और जो कार्य शिक्षक या अभिभावक के द्वारा किए गए किसी कार्य में सहायता के साथ में जो बीच में अंतर होता है, उसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। उस मदद को इसके फोल्डिंग कहा जाता है। यह भी टर्म्स आपको याद रखनी है, मदद या इसके फोल्डिंग। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है आपके यूपी टेट और सीटेट दोनों एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन और थर्स्टन, सी गिलफोर्ड या ऑप्शन डी स्टर्न। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी दिया गया था। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक सामान्य कारक, इसे जी फैक्टर दिया कहा गया, और विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर को एस फैक्टर कहा गया। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा में खेल-कूद की विधि मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्रारंभिक शिक्षा में खेल-कूद की विधि मुख्य रूप से किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल विधि बच्चों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास को समझकर उन्हें सहज रूप से सीखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, अनुबंध कंडीशनिंग की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए कोहलर से, बी स्किनर और पावलव से, सी ब्रूनर से या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की से। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर और पावलव से अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा मुख्य रूप से जुड़ी है स्किनर और पावलव से। पावलव ने शास्त्रीय अनुबंधन और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दोनों के सीखने की प्रक्रिया में अनुबंध कंडीशनिंग की मुख्य भूमिका रही है, को मुख्य भूमिका को सिद्ध किया है, अनुबंधन की मुख्य भूमिका को। नेक्स्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का उदाहरण है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा क्या होती है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। यह आंतरिक प्रेरणा है। पुरस्कार के लिए पढ़ना, यह भाव प्रेरणा का उदाहरण है। माता पिता के डर से पढ़ना, यह भी भाव प्रेरणा है। और प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना, यह भी भाव प्रेरणा के उदाहरण है। पहला, दूसरा और चौथा, यह भाव अभिप्रेरणा के उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी खुशी, रुचि या ज्ञान अर्जन के लिए करता है, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल विशेष बच्चों को शिक्षित करना। ऑप्शन बी, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को भी सामान्य कक्षा में पढ़ाना। ऑप्शन सी, मेधावी बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना। या ऑप्शन डी, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सामान्य बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों और साथ ही विकलांग बच्चों, सभी प्रकार के बच्चों को सामान्य कक्षा में, एक क्लास में, कक्षा में बिठाकर अध्ययन कराना। यह समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा का अर्थ बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से भिन्न हो, को एक साथ एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देना। यह समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, एक बालक जो गणित में कमजोर है, उसे क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए, मंदबुद्धि। बी, पिछड़े बालक। सी, असमर्थ बालक। या ऑप्शन डी, आवश्यकता नहीं कि वह मंदबुद्धि हो सकता है उसकी सीखने की शैली अलग हो। सही आंसर है ऑप्शन डी। कोई बालक यदि गणित विषय में कमजोर है, तो उसे यह नहीं माना जा सकता कि वह मंदबुद्धि का है, न ही पिछड़ा बालक है और न ही असमर्थ है अन्य विषय को सीखने में। यह आवश्यकता नहीं है कि मंदबुद्धि हो, या हो सकता है उसके सीखने की शैली ही अलग हो। सही आंसर ऑप्शन डी। गणितीय समस्या का अर्थ केवल मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि सीखने की अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया या उचित शिक्षण विधियों के अभाव का परिणाम भी हो सकता है। गणित में अक्षम बालकों को डिस्कैल्कुलिया की श्रेणी में रखा गया है। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से यह प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। विकारों से संबंधित यह है डिस्कैल्कुलिया। इसमें गणितीय विकार होता है, सीखने में अक्षमता होती है गणित विषय में। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ हैंडक्राफ्ट देने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। बी, जॉन डीवी ने। सी, रूसो ने। या ऑप्शन डी, फ्रोबेल ने। जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकें हैं। जॉन डीवी की प्रमुख पुस्तकें जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी और दूसरी पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा या हस्तशिल्प शिक्षा को देने का सुझाव दिया था। फ्रोबेल की बात करें, फ्रोबेल फ्रोबेल ने किंडरगार्टन किंडरगार्टन विधि या बालवाड़ी पद्धति दी थी। किंडरगार्टन विधि या बालवाड़ी पद्धति है फ्रोबेल ने दी थी। और या खेल द्वारा शिक्षण, खेल द्वारा शिक्षण, किंडरगार्टन विधि या खेल द्वारा शिक्षण, यह फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। रूसो रूसो की बात करें,
रूसो ने पुस्तक लिखी थी, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल एमिल। यह रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम में बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तशिल्प और उत्पादक कार्यों पर विशेष जोर दिया गया था। रूसो की पहली पुस्तक थी ईमेल ईमेल और एक अन्य पुस्तक भी है, द सोशल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है सूझ द्वारा सीखने, इनसाइट लर्निंग का मुख्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कॉलर की बात करें, कॉलर इन्होंने सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग कॉलर ने किया था। इन्होंने सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत विकसित किया था। बात करें पावलाव की, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यान पावलोव को। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था और थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। यह भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पर किया गया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। वॉटसन की बात करें, इन्हें वॉटसन ने व्यवहारवाद व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को कहा जाता है, जेबी वाटसन को। वोल्फगैंग कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि अधिगम कई बार अचानक सूझ या समस्या के समग्र रूप से को देखने से होता है। नेक्स्ट है मानसिक आयु मेंटल एज का प्रत्यय सबसे पहले किसने विकसित किया था, किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिने और साइमन ने मानसिक आयु प्रत्यय का सबसे पहले विकास किया था, सबसे पहले दिया था। मानसिक आयु मेंटल एज का विचार अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने 1905 में बुद्धिमत्ता के परीक्षण के दौरान दिया था। 1905 में यह भी पूछा जाता है कि विने और साइमन ने बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कब दिया था, मानसिक आयु का सिद्धांत प्रत्यय कब दिया था? 1905 में। नेक्स्ट है बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार की। बच्चे के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। परिवार बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन की संस्था है, जहां से वह सबसे पहले सामाजिक नियम और मूल्य सीखता है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे?
सही आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। बीएफ स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था, यह भी आपको याद रखना है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किन जानवरों पर किया था? चूहों और कबूतरों पर। इन्होंने प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिसमें पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट को बहुत महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक है। इसमें संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया बालक की आवश्यकताओं और रुचियों के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट है किस अवस्था को तूफान और तनाव स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा जाता है? तूफान और तनाव की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था को। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था एडोलेसेंस अत्यधिक संघर्ष, तनाव और तूफानों की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तेजी से बदलती रहती है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्ट वाद का जनक या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की नींव मैक्स वर्दीमर ने डाली थी, हालांकि कोहलर और कोपका इसके प्रमुख समर्थक रहे थे। कोहलर और कोपका। गेस्टाल्टवाद का जनक मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है। नेक्स्ट है जब सीखने की एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया में सहायक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सीखने की प्रक्रिया दूसरी सीखने की प्रक्रिया में जब सहायक हो तो उसे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन बी, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान या कौशल नए ज्ञान को सीखने में मदद करते हैं, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आसानी से मोटरसाइकिल सीख लेता है, तो यह सकारात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन ए, किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट मेथड का जनक कहा जाता है। बाल वाटिका विधि की बात करें, यह फ्रोवेल ने दी थी। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता जॉन डीवी के विचारों से प्रेरित होकर डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने इसे शिक्षा में विकसित किया था। जॉन डीवी के विचारों से प्रेरित थे डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह कार्य। होमवर्क में नकल, गृह कार्य में नकल, यह आकलन का उपकरण नहीं है, बल्कि साक्षात्कार, इंटरव्यू, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, यह आकलन के उपकरण है।